K. Lakshman Garu. Now for supplementary, Dr. K. Lakshman Garu. Sir, under the visionary leadership of our beloved Prime Minister Narendra Modi ji, India's power sector has undergone a historic transformation with a strong focus on ensuring affordable, reliable and sustained electricity for every year. And due to Modi ji government's policies, states like Telangana has witnessed rapid growth in industries, data centers, urban infrastructure leading to increasing electricity demand, sir, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage and smart distribution system in states like Telangana while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir. सभापति महोदय, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफटॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल परचेज करने का प्रावधान रखा गया है। को लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हों अथवा पंप स्टोरेज के हों, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरनमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रख करके बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है। अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट्स को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है, जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है। अब ये फाइनलाइज करने के राह पर है और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया। डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है। डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे। और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है, स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है, चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है।
इसलिए GIS बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड उसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जा सके। मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी एक कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रही हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम्स घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर उसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे AT&C लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो AT&C लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर